morning to all. Good morning, sir. लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज के बारे में. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल्स. इसके अंदर हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, जो हमारे पास स्टील है. सबसे ज़्यादा हम लोग जो वाइडली यूज्ड मटेरियल है स्टील, हम उसके हीट ट्रीटमेंट की बात करेंगे. ठीक है. तो आपका सबसे पहला जो जब हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ते हैं तो सबसे पहले सवाल ये उठती है कि हीट ट्रीटमेंट क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हीट ट्रीटमेंट की. ठीक है. हीट ट्रीटमेंट क्या है कि आप किसी भी मटेरियल को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हम उसके टेम्परेचर को राइज करते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं या उस टेम्परेचर को अटेन करते हैं. तो क्या होता है, उस मटेरियल के अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, जो सरफेसेस हैं, उनमें जो चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस जो हमें चाहिए, उस चेंजेस को अटेन करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, या यहाँ पर कह लें हम स्टील के अंदर, कार्बन स्टील के अंदर जो मैंने टॉपिक दिया हुआ हीट ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन स्टील. यानी कि आप कह सकते हैं heat treatment is a process in which we have to acquire a desired properties of the material by applying some heat or rising in temperature. तो ये एक हीट ट्रीटमेंट का एक छोटा सा डेफिनेशन आप इसको कह सकते हैं. ठीक है. तो अब हर मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज को अटेन करने के लिए. ठीक है. अब यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं. अब कोई क्विंचिंग है, उसके क्या चेंजेस आते हैं. आपका एनेलिंग है, उसके क्या चेंजेस आते हैं. केस हार्डनिंग है, उसके क्या चेंजेस आते हैं. ये सब क्या है, केस हार्डनिंग, एनेलिंग, क्विंचिंग, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ नाम, ये आपके एक हीट ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रोसेस हैं, जिसमें अलग अलग कंडीशंस पे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो इसको चेंज करने के कुछ स्टेजेस हैं जो आपको नीचे के 3 पॉइंट दिए गए हैं कि जो हीट ट्रीटमेंट है उसको अप्लाई करने के लिए 3 स्टेजेस आप दे सकते हैं. पहला है हीटिंग ऑफ मेटल टू अ प्री डिसाइडेड टेम्परेचर. जो हमारे पास डिसाइडेड टेम्परेचर है, जो लेवल है टेम्परेचर का, हमें वो पता होना चाहिए, तभी हम उस लेवल को, उस टेम्परेचर को अटेन करने के लिए हम उस मटेरियल को हीट करेंगे. तो पहला आपका हो गया हीटिंग ऑफ मेटल टू अ प्री डिसाइडेड टेम्परेचर. दूसरा है आपका होल्डिंग इट एट दैट टेम्परेचर फॉर सफिशिएंट टाइम. अब सवाल ये, हमने वो टेम्परेचर अटेन कर लिया, क्या उस टेम्परेचर पे मटेरियल को थोड़ी देर प्लेस करना था, या फिर तुरंत विड्रॉ करना था, या फिर उसको तुरंत ठंडा करना था, या फिर उसको पानी में ठंडा करना था, या फिर किसी ऑयल में ठंडा करना था, या फिर उसको नॉर्मल एयर में ठंडा करना था. तो ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये इसको सेकंड स्टेज कहा जाता है कि यानी कि आपने उस टेम्परेचर को अटेन करने के बाद कंडीशन क्या रखा आपने, क्या उसको वहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा थोड़ी देर. ठीक है. ताकि उसके अंदर जो है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंजेस हो सके, जो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर हैं वो चेंजेस हो सके पूरी तरीके से. या फिर आपने उसको तुरंत पिंच कर लिया, तुरंत आपने उसको ठंडा किया पानी में डाल करके, ऑयल में डाल करके. तो ये भी आपके कंडीशंस हैं जो सेकंड स्टेज है वो ये कहती है. ठीक है. तीसरा है कूलिंग द मेटल, जो आपको मैंने बताया, उसको ठंडा करना. किस तरीके से आप ठंडा करते हैं, तुरंत ठंडा कर लेते हैं, पानी में डाल के करते हैं, ऑयल में डाल के करते हैं, या फिर नॉर्मल एयर में छोड़ देते हैं कि धीरे धीरे अपना ठंडा होता रहेगा. ठीक है. तो ये आपकी कहलाती हैं स्टेजेस. 3 स्टेजेस में आपकी हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है. यही तीनों स्टेजेस हम हर प्रोसेस के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर प्रोसेस में तीनों स्टेजेस के चेंज होने से उसकी जो मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है, वो चेंज हो जाएगी. ठीक है. इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट है आपका कि हमें हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी. पहला तो आपको मैंने बता दिया कि जो मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करी थी, टफनेस है, स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, ठीक है, डक्टिलिटी है, इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए, इसको बेटर बनाने के लिए, यानी कि टू एनहांस द कैरेक्टरिस्टिक्स या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल लाइक हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, हम इनको इम्प्रोवाइज करेंगे. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम हीट ट्रीटमेंट का ये रखते हैं. ये मैं पहले से बता रहा हूँ, हीट ट्रीटमेंट करते ही इसीलिए हैं कि जो मटेरियल आपने चूज किया है उसकी जो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से, यानी एज पर स्पेसिफिक यूज ऑफ योर लैब और इंडस्ट्रियल यूज, जो भी आप कह सकते हैं, जहां पर भी उसको यूज करना है उस मटेरियल को. ठीक है. लेकिन ये तो हुआ जनरल टर्म कि आप उसकी हार्डनेस ये सब चीजें बढ़ाते हैं, लेकिन उसके फायदे क्या है. अब जिस स्पेसिफिक यूज
के लिए आपने उस मटेरियल को सिलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी मशीनिंग भी करेंगे। आप मशीनिंग जब करेंगे तो उसकी मशीनबिलिटी कैसी होगी? ऐसा ना हो कि आपको मशीनिंग करने में मशीनिंग हो ही नहीं रहा, आपको बहुत परेशानी हो रही है, मशीनिंग कट नहीं रही है, सरफेस खराब हो रहे हैं, ठीक है, जो रिक्वायर्ड सरफेस चाहिए वो निकल नहीं रहे हैं। तो इस हीट ट्रीटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, उसके उस प्रॉपर्टी को हम इम्प्रोवाइज कर सकते थे। यानी कि दूसरा जो सक्सेसफुल जो इसका पर्पस था वो ये था कि इसकी जो मटेरियल की मशीनबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मशीनबिलिटी मशीनिंग की क्षमता जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम इन्हांस कर सकते हैं। तो सेकंड आपका हो गया टू इम्प्रूव मशीनबिलिटी। थर्ड है टू चेंज द इंटरनल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको भी बताया कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत चीज़ों में बहुत चीज़ों पर इफेक्ट डालता है। जैसे वियर, आप किसी भी मटेरियल की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर ही उस मटेरियल का वियर एंड टियर की जो प्रॉपर्टीज है वो शो होती है, ठीक है। कोरोजन रेसिस्टेंस भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, अगर उनके इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग या माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पर जाओगे तो उनके जो 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 एटम्स है वो किस तरीके से बाइंडिंग है वो भी आप क्या करते हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज, जो रेसिस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम चेंजेस करें तो हमारी जो रेसिस्टेंस टू हीट, वियर रेसिस्टेंस, कोरोजन रेसिस्टेंस, इनमें भी हम बेटरमेंट ला सकते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस से उस मटेरियल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसको हम माइक्रो लेवल पर बात करते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके तीसरे ऑब्जेक्टिव हो गए, तीसरा पर्पज हो गया, ठीक है। चौथा, हम हीट, वैसे तो आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज किया जा सकता है मटेरियल का। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हम टेम्परेचर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ये तो आपने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पे भी एक इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बट इसका यूज बहुत कम करते हैं हम लोग, क्योंकि हम यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट में दिया गया हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, ठीक है। बट हाँ, इस प्रोसेस से, यानी कि हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस से आप इसको भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हीटिंग से आप मटेरियल को सॉफ्ट बनाते हैं, बनाते ही हैं, आपको पता है। जब तक सॉफ्ट मटेरियल बनाएंगे नहीं, आपके कुछ जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे वायर बनता है, आपका रोलर बनता है, ये सब चीज़ें बन नहीं सकती। तो जो दो प्रोसेस होते हैं, वायर ड्राइंग और कोल्ड रोलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती जब तक कि मटेरियल को आप सॉफ्ट ना करो, और सॉफ्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब हीट ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं जो मटेरियल को सॉफ्टनिंग प्रोसेस में भी काम किया जाता है, ताकि हम उसको जो डिजायर्ड शेप है, वायर ड्राइंग या कोल्ड रोलिंग, ठीक है, या शीट मेटल में भी यूज होता है, तो हम उनको प्रोसेस कर सकें, ठीक है। तो ये भी एक आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था। हाँ, अगर कास्टिंग वगैरह या कोई भी मटेरियल के अंदर अगर गैसेस ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, उसके अंदर से ट्रैप्ड गैसेस जो होती हैं वो बाहर निकल आती है। ये भी रेयर है, बहुत कम यूज होता है, इसके लिए हम लोग बहुत रेयर ही यूज करते हैं हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है वो प्योर फॉर्म में है, और प्योर फॉर्म में है, एंड उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो, ये सारे डिफेक्ट्स कम है, ठीक है। तो इसके अगर सपोज होता भी है तो हम उसको ट्रैप्ड गैसेस को हम रिमूव कर सकते हैं, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव माना जा सकता है। और हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस से जो स्ट्रेसेस होते हैं, जो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होता है, उसको हम रिलीव कर सकते हैं। यानी कि हीट करने से जो स्ट्रेसेस है उसके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स के बीच में, उसको हम रिलीव कर सकते हैं। किस ऑपरेशन में? जैसे कास्टिंग में हुआ, हॉट एंड कोल्ड वर्किंग में हुआ, आपका वेल्डिंग में हुआ, इनमें हीटिंग से उनके जो स्ट्रेसेस है वो रिलीज होते हैं, तब वो मेल्ट करता है, ठीक है। तो उससे फिर आगे प्रोसेस होती है, तो हम ये भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपके मेन 2-4 पॉइंट है। एक तो पहला हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव करना, मशीनेबिलिटी इंप्रूव करना, आपका वियर, कोरोजन और रेसिस्टेंस टू हीट इंप्रूव करना, ठीक है। एक आपका वायर ड्राइंग में यूज होता है, और एक आपकी ये जो इंटरनल स्ट्रेसेस उसमें जो जनरेट हो रही है उसको रिलीव करना, ठीक है। चलिए, अगर मैंने अभी बात करी है स्टील की, तो आपको मैंने ऊपर बताया था कि ये आपके इस हीट ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन स्टील है। तो कार्बन स्टील के हीट ट्रीटमेंट के लिए पहले स्टील के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे दिखते हैं,
तो वो इसके अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। जो कार्बन के परसेंटेज है उसको बढ़ाने से स्टील के माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आता है, ये नीचे के फिगर्स आपको दिख रहे हैं, 5 जो आपके फिगर दिख रहे हैं, एक में फेराइट ग्रेन है, दूसरे में पेरलाइट ग्रेन है, इसमें आपका पूरा के पूरा फेराइट ग्रेन में अंदर आपके जो स्पेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर में जो आपके बॉन्डिंग है वो थोड़ी कम है। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा कार्बन का परसेंटेज बढ़ाया, फेराइट ग्रेन का मतलब हो गया इसमें सिर्फ फेराइट अवेलेबल है, फेराइट का मतलब हो गया लेस देन 0.15% कार्बन। लेकिन जैसे ही आपका पियरलाइट इसके अंदर आता है, पियरलाइट और फेराइट सभी को दिख रहा है पीडीएफ? यस सर। कोई ऐसा बच्चा इसको विजिबल ना हो, मैं थोड़ा सा और ये किया है, दिख रहा है ना सभी को? यस सर। तो पियरलाइट के अंदर देखिए कुछ आपके मॉलिक्यूल्स जो कार्बन की परसेंटेज जैसे ही हमने 0.15% से बढ़ाई, तो इसके अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर जनरेट हुए, एक पियरलाइट और एक फेराइट। तो पियरलाइट देखो थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा तो थोड़े थोड़े पियरलाइट इसके अंदर ये यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, यानी कि फेराइट के स्ट्रक्चर के अंदर आपकी पियरलाइट की परसेंटेज बढ़ी। लेकिन जैसे ही मैंने कार्बन की परसेंटेज और बढ़ाई, जैसे मैंने कार्बन की परसेंटेज और बढ़ाई, तो आपका जो पियरलाइट है वो बढ़ता चला गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डेंस होता चला गया, ठीक है, यानी उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डेंस होते चले गए। 0.83% पे पियरलाइट देखो कितना बढ़ गया। और ये सीमेंटाइट 10% कार्बन अगर लेते हो, ये 0.83% था, ये 1.0% है। 1.0% में पियरलाइट के अलावा 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 क्या बन जाएगा, सीमेंटाइट। सीमेंटाइट भी एक जो कार्बन की परसेंटेज बढ़ाने से उसके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आता है वो है। इसके अलावा भी मार्टेनसाइट आपका एक और जनरेट होता है, लेकिन इतना आगे नहीं जाना जो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप देखो कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाने से इसके माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हुआ। उसी तरीके से अगर हम इसमें हीट ट्रीटमेंट करते हैं, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 0.6% कार्बन पे हमें ये स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मुझे इससे रिलीफ स्ट्रेसेस वाले स्ट्रक्चर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसकी हीट ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। उसकी ब्रिटलनेस मुझे कितनी चाहिए, उसकी हार्डनेस मुझे कितनी चाहिए, तो वो चीज़ें हम कहाँ से लाएंगे, हीट ट्रीटमेंट से हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका माइक्रो स्ट्रक्चर का चेंजेस। हाँ, जैसे जैसे आपको मटेरियल के अंदर पियरलाइट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ, वो तो ऑब्वियस बात है, दिख रही है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बढ़ रही है, जो रेसिस्टिंग कैपेसिटी है एक्सटर्नल फोर्सेस की है, अप्लाइड लोड की, वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे पियरलाइट बढ़ रहा है, पियरलाइट कब बढ़ रहा है, जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ रही है। चलिए, और तो कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है जो मैंने जो आपको बताया, आसान परसेंटेज ऑफ कार्बन से जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ेगी आपका पियरलाइट एक कर्व दिखाया गया, ठीक है। कर्व में सबसे पहला जो आपका है हीटिंग कर्व, फिर हीटिंग कर्व का क्रिटिकल पॉइंट पहुंच गया। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब हो गया कि अब इसके बाद जैसे ही आप ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपका जो मटेरियल का जो माइक्रो स्ट्रक्चर जो है, यानी कि जो उसके माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें अब परमानेंट चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर, जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर चले गए, चेंजेस परमानेंटली होंगे, फिर उसके बाद वो वापस चेंजेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका लोअर क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से चेंजेस होना शुरू हुआ, और 723 से लेकर के 780 स्टील के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में अगर जाओगे तो उसमें उससे ऊपर जाने से परमानेंट चेंजेस शुरू होना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एक पीक पॉइंट पहुंचेगा जहाँ पे ऑस्टेनाइट फॉर्म होता है, कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम होती है, यहाँ पे आपका हीटिंग प्रोसेस से कार्बन जो आपका
ऑस्टेनाइट बनता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल होता है, लो हाई डक्टाइल होता है, लो ब्रिटलनेस होती है उसके अंदर, और वो मैक्सिमम होता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो टेम्परेचर को अटेंड नहीं करता, बल्कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो धीरे 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 अपने टेम्परेचर को डाउन करता है ऑस्टेनाइट के बाद। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे the structure of the steel changes when it is heated and then cooled. This changes only from the basis of different heat treatment of steel employed for developing the desired properties. हमने क्या लिया, steel having 0.4% carbon. Now suppose we heat this piece by supplying heat at a uniform rate and record the different temperature attained by the metal piece at a region of internals at regular interval of time. If these readings are plotted on a graph, ये आपका शो करेगा। ठीक है, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये दिखेगा। मेटल पीस आर चेक बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे क्रिटिकल स्ट्रक्चर है जहां से आपका परमानेंट जो चेंजेस होने हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, internal changes takes place in this structure and the state of the metal and the amount of heat supplied during the period is consumed in this transformation. चलिए देखिए किस टेम्परेचर पे, अभी तक मैंने आपको बताया था ऊपर, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे फेराइट ग्रेन बन रहा है, पियरलाइट ग्रेन बन रहा है। अब मैंने 0.4% कार्बन से शुरू करी थी। अब किस पॉइंट पर कार्बन की परसेंटेज बढ़ करके 0.83 या 0.83 से ऊपर या 0.83 से नीचे हो गई तो क्या बनेगा? तो देखो, अगर लेस देन 0.83% कार्बन अगर है तो उसके अंदर फेराइट और पियरलाइट बनेगा एट 723 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पे जो आपका जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, आपका जो है फेराइट और पियरलाइट स्ट्रक्चर आपको शो होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप हायर कार्बन की परसेंटेज में जा रहे हैं, ये 0.4% की बात करी थी मैंने, ये मैक्सिमम ऑस्टेनाइट तक हम लोग गए थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट 0.83% कार्बन की। तो एग्जैक्ट अगर 0.83% कार्बन में जाओगे तो 723 डिग्री सेल्सियस पे आपके स्ट्रक्चर क्या मिलेगी? आपको मिलेगी फुल्ली पियरलाइट। और जैसे ही पियरलाइट बनेगा आपका जो स्ट्रेंथ मटेरियल का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर इसके ऊपर जाते हो अबव 0.83 डिग्री सेल्सियस तो आपका सीमेंटाइट भी बनेगा और पियरलाइट भी बनेगा। और मैक्सिमम अगर 723 डिग्री सेल्सियस पे, और जैसे ही 723 डिग्री सेल्सियस से इससे ऊपर जाओगे लगभग 1000-1200 के आसपास, तो आपका एक नया बनेगा ऑस्टेनाइट। फिर मार्टिनसाइट भी बनता है, वो भी मटेरियल कार्बन के ही साथ शो करते हैं स्टील का। ठीक है, तो ये आपके परसेंटेज के हिसाब से कितने टेम्परेचर पर कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो जनरेट हुआ, ये आपको ये शो कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मेनली आपको यही पढ़ना है कि हीट ट्रीटमेंट के अंदर हम कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक सेकंड, जी सर, जी सर, सॉरी। तो ये आपको 4 प्रोसेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है आपका एनीलिंग, दूसरा है नॉर्मलाइजिंग, तीसरा है टेम्परिंग एंड पिंचिंग, और चौथा है केस हार्डनिंग। चलिए, सबसे पहला है एनीलिंग। अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस, कि हम किसी भी मटेरियल की कौन से प्रोसेस की हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, अब जैसे एनीलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज करते हैं। जो मटेरियल की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम लोग चेंजेस कर करके उसको, उस मटेरियल के स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। और स्टेबलाइज करने से क्या होता है उसके अंदर, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है एनीलिंग के अंदर आपका जो आपकी ग्रेन है उसको आप होमोजीनियस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। अगर उसके जो पार्टिकल्स हैं या उसके जो एटम्स हैं या उसके जो मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर अगर वो इरेगुलर है, आपकी एंट्रोपी ज्यादा है उसकी, तो वो क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होंगे। दूसरा है इंटरनल स्ट्रेसेस रिड्यूस होगा। ठीक है, तीसरा है मटेरियल सॉफ्टन होगा, इंप्रूव मशीन एबिलिटी, प्रॉपर प्रिपेयर स्टील फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग।
एनिलिंग के बाद भी हम दूसरे प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे पिंचिंग कर सकते हैं, आप कोई और भी प्रोसेस लगा सकते हैं, ठीक है। एंड टू ड्राइव आउट द ट्रैप्ड गैसेस ड्यूरिंग कास्टिंग, अगर आपने कास्टिंग से उसके जो मटेरियल आपने जनरेट किया था, जो आपकी सैंपल थी, अगर आप उसको कास्टिंग से किया था तो उसके अंदर अगर ट्रैप्ड गैसेस होंगी तो वो हम उन ट्रैप्ड गैसेस को भी रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। ये कितनी तरह का होता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं, फुल एनिलिंग, प्रोसेस एनिलिंग, आपको ये सारी चीजें हैं, स्फेरॉइडाइज एनिलिंग, डिफ्यूजन एनिलिंग एंड आइसोथर्मल एनिलिंग, ठीक है। तो आपको सारे मैंने इसमें दे रखे हैं, लेकिन आपको थोड़े बहुत से करने हैं, इतने ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जब हमेशा पूछा जाता है, जैसे फुल एनिलिंग के अंदर क्या होता है, हम हाई टेम्परेचर एनिलिंग करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका जो रिक्रिस्टलाइजेशन है, जो जिस टेम्परेचर पे जाकर के परमानेंट चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं स्ट्रक्चर में, उस टेम्परेचर तक हम लोग इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर उसके लिए कितना होता है, तो हर मटेरियल के अलग अलग है। डेड माइल्ड स्टील के लिए 870 से 930 डिग्री के लिए है, 930 डिग्री सेल्सियस है। माइल्ड स्टील के लिए 840 से 870 डिग्री सेल्सियस है। मीडियम कार्बन स्टील के लिए 780 से 840 है। हाई कार्बन के लिए 760 से 700। तो ये एज पर द क्वालिटी ऑफ द स्टील या परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील, आप उसके लिए जो टेम्परेचर है उसके लिए हम डिफाइन करते हैं एनिलिंग के लिए। सेकंड पॉइंट है आपका प्रोसेस। सेकंड जो आपका टाइप्स है वो प्रोसेस एनिलिंग है, ये 550 से 650 डिग्री सेल्सियस। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टील के लिए, इसीलिए हमने जितने भी एग्जांपल इसके अंदर देखे, ये जितने भी एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो स्टील का ही पढ़ रहे हैं या स्टील के टाइप्स का पढ़ रहे हैं। ये जो टेम्परेचर हम बता रहे हैं ये सिर्फ एक स्टील के मटेरियल के लिए बता रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में स्टील ही के लिए पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेंजेस होते हैं हर प्रोसेस के या हर हीट ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो अब प्रोसेस एनिलिंग में आपका टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, तो इसके अंदर रिमूव द इल इफेक्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग एंड सॉफ्टन द मटेरियल सो दैट इट्स डक्टिलिटी इज restored and it can be again plastically deformed or put to resistance without any danger of any failure due to fracture. टेम्परेचर हेल्ड इतना है, therefore sufficient time to allow recrystallization of cold work metal and the softening. ये हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ अभी नाम जानिए। एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मटेरियल को किसी स्ट्रक्चर में किसी दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं बाय द मेथड ऑफ दिस हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। प्रोसेस क्या है, ये हॉट का मतलब गर्म और कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं होता, ये भी एक मतलब है, लेकिन और भी चीजें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये आपका इसी तरीके से आपके और भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, सब में टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है, कुछ ग्राफ से मैंने समझाया हुआ है कि आपने यहाँ से यहाँ तक हीटिंग करी, कहाँ से कहाँ तक। इसके अंदर देखोगे तो आप यहाँ तक गए, यानी कि 550 से 650 तक गए। इसके अंदर जो क्रिटिकल टेम्परेचर स्टील का डिफाइंड है दैट इज 723 डिग्री सेल्सियस। 723 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर पे ही आपका ये क्या होगा, फिर आप इसकी कूलिंग करोगे, एयर कूलिंग। एनिलिंग के अंदर आपकी क्या कौन सी कूलिंग होती है, एयर कूलिंग, ठीक है। क्विंचिंग के अंदर आपकी फ्लूइड कूलिंग होती है, ठीक है, उससे ब्रिटलनेस बढ़ती है, वो आगे हम नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो टेम्परेचर रेंज है 550 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पर आप थोड़ी देर के लिए, सम टाइम्स के लिए आप इसको होल्ड करोगे ताकि वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को अटेन कर करके फिर वो कूलिंग प्रोसेस में आएगा। इसके अंदर आप क्या करते हैं, जो आपका 723 डिग्री जो एस्फेरोडाइज एनिलिंग के अंदर होता है, आपकी जो हीटिंग है वो अबव क्रिटिकल टेम्परेचर के से जाती है, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर जाती है। क्रिटिकल टेम्परेचर स्टील के लिए 723 डिग्री सेल्सियस बताया गया, जहाँ पे आपका फुली पियरलाइट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये आपका अबव क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर 770 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, वहाँ पे इसकी जो मटेरियल के जो चेंजेस है 730 से 770 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं कूलिंग के। एक होता है आपका फर्नेस कूलिंग, यानी आपने जो फर्नेस जहाँ पे हीटिंग थी वहीं पर आप उसको कूल करने के लिए छोड़ते हो, एंड देन आप उसको वहां से डिस्प्लेस कर करके फिर एयर कूलिंग पर लाते हो। फर्नेस कूलिंग का मतलब जहाँ पे हीटिंग प्रोसेस था वहीं पे कूलिंग हो रहा है, एंड देन आप क्या करोगे, उसको फिर नॉर्मल एयर कूलिंग के अंदर लेकर के आओगे, ठीक है। उसी तरीके से डिफ्यूजन एनिलिंग के अंदर भी होता है, लेकिन डिफ्यूजन एनिलिंग के जो टेम्परेचर राइज होती है वो तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस तक जाती है, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इसमें 850 डिग्री सेल्सियस तक आपकी क्या होती है, 850 डिग्री सेल्सियस तक आपकी फर्नेस कूलिंग होती है, एंड देन बिलो 850 आपकी एयर कूलिंग होती है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट समझ में आया किसी को या नहीं समझ में आया, वो बताइए पहले प्लीज इतने में।
कोई बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया हो, क्योंकि आधी चीजें इन जो डायग्राम बने हैं ना इसी से समझना है, किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक कूलिंग हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हीटिंग हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक किस तरह की कूलिंग हो रही है, ये सब चीजें इन्हीं फिगर से समझ में आएंगे। हाँ जी बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए पहले। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई डाउट? चलिए नहीं है। इसके बाद आता है आपका नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग के अंदर क्या होता है, सेम वही प्रोसेस है, हीटिंग, होल्डिंग एंड देन कूलिंग। एनीलिंग का ही दूसरा प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग, लेकिन इसमें टाइम का थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, आप कितना टेम्परेचर रेट पे हीट करते हो, कितने टाइम तक के लिए होल्ड करते हो और किस रेट से कूल करते हो, बस इसी का डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है, हाई हीटिंग टेम्परेचर, होल्डिंग टाइम एंड रेट कूलिंग, इन तीनों के डिफरेंस की हम बात करते हैं। तो आप देखोगे इन दिस प्रोसेस स्टील इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस अबव द हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। एनीलिंग के अंदर आपका क्या हुआ, टेम्परेचर जो था वो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर से शुरू हो रहा था, लेकिन इसके अंदर आपका स्टील क्या होगा, अबव क्रिटिकल यानी 723 डिग्री सेल्सियस से ऊपर से आपका हीटिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, हेल्ड रिलेटिव शॉर्टर पीरियड, इसको हम लोग कम पीरियड के लिए रखते हैं, अबाउट 15 मिनट्स रादर देन एनीलिंग। एनीलिंग में होल्डिंग टाइम ज्यादा होती है। एंड देन कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर इन स्टिल एयर, इसके अंदर भी स्टिल एयर में ही हम लोग, जैसे वहां फर्नेस एयर यूज करते थे, यहाँ पे स्टिल एयर यूज करेंगे, यानी कि हम पंखे का हवा नहीं आएगा, फर्नेस की हल्की हल्की वो नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो यूज होगा दैट इज स्टिल एयर, जैसे नॉर्मल रूम में के अंदर का जो एयर होता है उसके अंदर बात करेंगे। यानी कि पंखा चलने से भी जो कूलिंग होती है उसके हिसाब से उस मटेरियल के अंदर स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, अगर कभी आप लोग पिज्जा खाते हो तो अगर पिज्जा बहुत गर्म है, अगर पिज्जा बहुत गर्म है और आपको उसको खाना है, तो आप पिज्जा को, दो पिज्जा सेम टेम्परेचर से बनाया आपने, ठीक है, दोनों पिज्जा को, एक को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखिए और मतलब स्टील एयर में, और एक को जो फैन चलती है फैन के नीचे रख दीजिए एकदम बगल में। आप देखेंगे कि दोनों की जो हार्डनेस है, जो आप हार्ड की बात करेंगे, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसकी जो आपने जो हीट ट्रीटमेंट, तो यहाँ का वर्ड है, जो आप कूलिंग करा आपने, तो उसके प्रोसेस में आपने चेंजेस कर दिए। एक को आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया स्टील एयर में, और एक को आपने उसको ठंडा करने की कोशिश करी पंखे से। तो दोनों की वजह से उसके अंदर जो स्ट्रक्चर थे, जो भी आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो आपके जो भी उसमें यूज होते होंगे, जो भी ओट्स या फिर जो भी चीजें यूज होती होंगी, जो भी ग्रेन यूज होता होगा, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएगा। जो पिज्जा बेस होता है, जो भी चीज होता है, तो एक थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, एक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, चेंजेस की वजह से। वही चेंजेस मटेरियल के अंदर भी होता है। ठीक है, रैपिड कूलिंग, स्टील एयर कूलिंग, ठीक है, और ये सारी चीजें इनको क्या करती है, मटेरियल में चेंजेस करती है। हम क्यों कहते हैं कि अगर एक रोटी है तो माइक्रोवेव में रख दो, रोटी मुलायम हो जाएगी अगर हार्ड है तो, क्योंकि हमने हीट ट्रीटमेंट किया उसको। रोटी भी अगर हम माइक्रोवेव में रखते हैं तो सॉफ्ट होती है, लेकिन अब उसको जब तुरंत ठंडा कर दो तो वो पापड़ भी बन जाता है। सही कह रहा हूं ना मैं? ये तो घर का एक्सपीरियंस है सभी का। सर Yes, sir. तो क्या है ये एक हीट ट्रीटमेंट का ही तो प्रोसेस है भाई। उसी टेम्परेचर तक हमने पहले हीट कर दिया उसको, उसके टेम्परेचर, मुझे नहीं पता रोटी का मैक्सिमम जो क्रिटिकल टेम्परेचर है कितना है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने हीट, एक नॉर्मल हार्ड हो गई थी रोटी, मैं लंच लाया, मेरी रोटी हार्ड हो गई, मैंने उसको जाके माइक्रोवेव में रख दिया, रोटी सॉफ्ट हो गई। लेकिन जैसे उसको मैंने 5-10 मिनट के बाद माइक्रोवेव से निकाला, उसके बाद उसको आधे घंटे उसी टेम्परेचर पे रखा जिस टेम्परेचर पे सुबह से था, वो रोटी सुबह जितनी हार्ड थी उससे ज्यादा पापड़ की तरह हो जाएगी। क्या है ये?
हीट ट्रीटमेंट ही तो है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आया, जो भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं ABC, जो भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसके चेंजेस आए और उसकी वजह से उसमें जो हार्ड हुआ, सॉफ्ट हुआ, हार्डनिंग, सॉफ्टनिंग, डक्टाइल, ब्रिटल हो गया, तो ब्रिटल भी हो गया, पापड़ की तरह होता है तो क्या होता है, पट से टूट जाता है। तो ये चेंजेस आते हैं, तो वो भी एक तरह का हीट ट्रीटमेंट है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हमारा मटेरियल रोटी नहीं है बल्कि मटेरियल स्टील है, हम स्टील के लिए करते हैं। समझ आया? थोड़ा बहुत लिंक हुआ, थोड़ा बहुत और खुला? Yes, किसी sir. को कोई Yes, दिक्कत sir. है तो बताओ। दो टॉपिक इसमें और रह गए, केस हार्डनिंग और टेम्परिंग और क्विंचिंग। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अटेंडेंस सबने मार्क कर लिए? Yes, sir. किसी की अटेंडेंस छूटी तो नहीं? मुझे अटेंडेंस भेज दिए भाई हर्षित। सर मेरी 5th 6th और 7 जनवरी की अटेंडेंस में इशू है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी ड्रॉप करा, उस टाइम मेरी आईडी में इशू था, तो वो अटेंडेंस मेरी मार्क हुई नहीं है। मैंने आज नोटिस करा जब वो खुला डॉक्यूमेंट, तो मैंने हर्षित को भी अभी मैसेज ड्रॉप करा है, आपको भी व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करा, तो आप प्लीज। मेरे पास स्क्रीनशॉट में है नाम आपका। सर होना तो चाहिए, एक बार आप देख दो, क्योंकि उस टाइम मेरी आईडी में भी इशू था और मैं घर से बाहर था, तो मैं मोबाइल डेटा से कनेक्टेड था, तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। मैंने सीरियल हर्षित नंबर को भी क्या है? बोला। सीरियल नंबर सर 40 नमित राज भियाना। 40 हाँ जी सर। नमित राज। जी, एक आध दिन की अटेंडेंस 567 होती है तो सर मैं इग्नोर भी कर देता, लेकिन 3 दिन की बात है। 567 जी सर। मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, पर मैं इसको येलो कर रहा हूँ, मैं एक बार वेरीफाई कर हाँ लूँगा। जी, ठीक एक है, बार चेक कर लेना। मार्क करके येलो कर दूँगा इसको, मैं वेरीफाई कर लूँगा एक बार। ठीक है, बाकी सबके लग गए? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे। ठीक है सर, हाँ बोलो। वो सर फर्स्ट सेमेस्टर का नया सिलेबस आया क्या? बेटे अभी तक तो वही सिलेबस है, नया तो है नहीं कुछ। क्योंकि सर पेपर जल्दी हो रहे हैं ना इस बार हमारे। पेपर जल्दी हो रहे हैं ना? बेटे अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि जल्दी हो रहे हैं, अभी एकेडमिक मार्च कैलेंडर में आया नहीं नंबर है। पास हो रही है ना। सर मार्च में है ना पेपर। अभी एकेडमिक कैलेंडर नहीं आया ना बेटे, आ गया क्या एकेडमिक कैलेंडर? मेरे पास तो नहीं पहुंचा अभी तक। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखा है आपने आज एकेडमिक तो कैलेंडर? गया। आ गया हाँ सर, एकेडमिक पेपर कैलेंडर? सब आया तो है कि मार्च में एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे। 20 आई थिंक 29 से 10 अप्रैल तक है, 29 मार्च से। चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर किसी के पास है तो मुझे व्हाट्सएप कर दे वो एकेडमिक कैलेंडर प्लीज। ठीक है, ओके। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर तो ये तो इंटर्म होंगे ना फर्स्ट सेमेस्टर